बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं फ़रूख वड़ाइच। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है और तर्जमान पाक फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सूरत हाल मुख्तलिफ हुई है। इससे पहले दो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि खान साहब से जो उनकी हमशीरा है उनकी मुलाकात नहीं अब करवाई जाएगी। ख़ास तौर पर उज़्मा साहिबा का नाम लिया गया था। क्या PTI की जो क़यादत है वो ये जो बयानिया बन रहा है अब दूसरी तरफ से भी क्या इसका बोझ उठा पाएगी? हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत नशियात जनाब अतार साहब मौजूद हैं। अतार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कि क्या ये एक सवाल हुआ वहाँ पे भी कि ये जब रियासत अगर इस स्टेज पे आ गई है तो क्या हुकूमत को कोई पाबंदी लगाने की तरफ जा रही है तहरीक इंसाफ को? और ये सवाल उनसे भी हुआ। अब आप चूँकि हुकूमती तर्जुमान है तो आपसे पूछ लेते हैं, इस तरह की कोई सोची जा रही है बात? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी उनका निशान जा चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवाए। फॉरेन फंडिंग के केस में भी उनको एक सजा मिल चुकी है। तो ये कानूनी एक नुक्ता है कि बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। और एक और जो नई बहस छिड़ी है वो ये है कि माइनस इमरान खान, उनकी पार्टी में बहुत सारे वॉइसेस ऑफ सैनिटी मौजूद हैं। क्या उनसे फ्लोर ऑफ द हाउस को बातचीत होनी चाहिए, असेंबली के अंदर बातचीत होनी चाहिए? और हमें मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, वो बड़े तंग हैं इस बयानिए से जो मुल्क और फौज के खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि हमारा लीडर हमें मजबूर करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करो ताकि फौज पे प्रेशर डले। हमारा लीडर मजबूर करता है कि हुकूमत पे प्रेशर डालो, कौमी सलामती के खिलाफ बात करो। ये सारी बातें इनके MNAs को काबिल कबूल नहीं है और ये एज अ स्ट्रेटेजी वो कर रहा है। तो ये देखें, उनकी पार्टी में एक वक्त आएगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी ये गलत कर रहा है, और कह भी रहे हैं। शेरदल मरवत साहब आपके सामने अलग हो चुके हैं। बहुत सारे और लोग हैं जो इस नजरिए से, इस नैरेटिव से, इस पॉलिसी से अग्री नहीं करते। तो ये देखना होगा को माइनस करके क्या पार्टी को डील किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये एक नुक्ता जरूर है। ठीक है, तो मैं आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तारड़ साहब के साथ आप बैठे हुए थे, ये तो बड़े आप सख्त बातें कर रहे थे। फिर जब आपने नाम लिया उज़्मा साहिबा का कि अब नई मुलाकात होगी, ये मुलाकात किसी बंदोबस्त के तहत थी और फिर उन्होंने उसी बंदोबस्त को ख़राब किया। तो क्या सिर्फ उज़्मा साहिबा या बाकी भी आपकी बहनों से मुलाकात नहीं होगी? और फिर एक बात ये है कि अब आपने कहा डयाला जेल के बाहर कुछ नहीं होने देंगे। वज़ीर आला KP हैं जो वो फिर आ जाते हैं 2-3 दिन बाद। अब वो वज़ीर आला हैं, आप किस तरह अच्छा लगेगा कि पंजाब की पुलिस KP की पुलिस आमने सामने हो और ये सारा तमाशा लगा हो? देखिए, ये तो ख्याल उनको करना चाहिए ना कि जेल के रूल्स हैं, मैनुअल है। और हमने जो बात की कि मुलाकात अब नहीं होगी, बाकियों की मुलाकात पे पाबंदी इसलिए लगी क्योंकि वो वायलेशन कर रहे थे। और सुपरिंटेंडेंट ये रिपोर्ट कर रहा था कि जी सियासी गुफ्तगू होती है अंदर भी बाहर भी, इसकी इजाजत कतई नहीं है। हम भी मिलते रहे अपने लीडरान को। आजम नजीर तारड़ साहब कभी उन्होंने बाहर आके गुफ्तगू नहीं की, वो अदालत में जाके अपना केस लड़ते थे। तो ये उज़्मा साहिबा ने जो वायलेशन की है, तो बाकियों की तो पहले बंद थी क्योंकि वो वायलेशन कर चुके थे। इनकी अब मुलाकात बंद है क्योंकि ये इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। एक ट्वीट भी आया है, फौज के खिलाफ बयानियां भी बनाने की कोशिश की गई है, सियासी गुफ्तगू भी की गई है बाहर आके। और ये भी उन्होंने कहा है कि मेरा भाई सेहतमंद है मगर गुस्से में है और फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है, ये इस बात का है कि 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में सजा याफ्ता शख्स जो है उसको लीगल वे आउट को नजर नहीं आ रहा, और लीगली उन्होंने केस कभी आर्ग्यू भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल हमारा एक फर्म रिजॉल्व है और हम इस पे बिल्कुल डटे हुए हैं कि अगर CM भी आता है तो फिर नाके से वापस जाएगा। ये नहीं हो सकता कि पूरे लाहौर लश्कर सरकारी लोगों के साथ आए और कहे नाका खोलो मैंने जेल जाना है। किसी वजीर आला की मुलाकात कहां लिखा है कि वो जेल में कराना की पाबंदी है, कि पाबंद है हुकूमत के उनकी मुलाकात कराए? तो ये देखिए, हम तो पाबंद नहीं है इस चीज के। वो आएंगे, वो वापस जाएंगे क्योंकि उनको इजाजत नहीं दी जाएगी कि जेल के करीब भी वो जाएं। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी है। वजीर आला का कोई ये राइट नहीं है कि वो कोई ऐसी मुलाकात करे, नॉट एट ऑल। और अगर कोई राइट है लीगल तो हमें बता दें, तो उनको भी बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा। और ये उनके फराइज में शामिल नहीं है। जो उन्होंने हल्फ उठाया है वो KP की आवाम की खिदमत का उठाया है, जेल के बाहर खड़े होकर इंतजार करने का नहीं उठाया। नोटिफिकेशन में ताख़ीर हुई, फिर उस पर तबसरे हुए, प्रोपेगेंडा हुआ, क्या फिर बाद में तो रिएक्शन भी आया सख्त। क्या कोई हुकूमत कोई क्रैकडाउन करने जा रही है उन लोगों पे जिन्होंने गलत प्रोपेगेंडा किया इस हवाले से? देखिए, बड़े बड़े सीनियर साहब, मैं ताज्जुब का शिकार हूं। यानी आप देखें कि अफसार आलम साहब से एक रिश्ता है हमारा, एक उनसे इज्जत एहतराम का, अदब का रिश्ता है।
अभी उनकी वालदा फौत हुई, मैं जनाजे में मौजूद था, हम उनके गम में शरीक रहे, हम खुशी गमी एक दूसरे की हम भरपूर शरीक रहते हैं। यार फरूख साहब, मैं हैरान हूं कि अफसार साहब जैसा आदमी ये बात करे कि सिविल साइड ये कह रही है और मिलिट्री साइड ये कह रही है, यानी ऑल कंजेक्चर, क्या सराइयां। भाई सिविल साइड प्राइम मिनिस्टर है और मिलिट्री साइड फील्ड मार्शल है जी। तो ये आपको कौन कह रहा था कि जी सिविल साइड ने ये कह दिया और मिलिट्री साइड ने फलां कह दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे तो समझ नहीं आई कि लोग इतने जज्बात की रोह में कैसे बह गए कि पूरे मुल्क में एक हिजानी कैफियत तारी कर दी। तो यानी ये तो दोनों पहले बड़ा साइड एक अफसोस ही है है, मुझे। एक ही साइड है अता साहब, जो मैं अभी समझ पाया हूँ। ऐसी क्या सराइयाँ ये बिल्कुल गलत थी सब। Absolutely। देखिए ये गलत थी और ये बड़े दुख और ताज्जुब की बात है कि बहुत सीनियर लोग भी इसमें शामिल हो गए इस बैंड वैगन के ऊपर, और उन्होंने भी दरार डालने की कोशिश की। और देखिए क्लैरिटी है बिल्कुल, बिल्कुल क्रैकडाउन होगा स्टेट के खिलाफ, नैरेटिव बनाना, इंडियन अकाउंट्स के ऊपर अपना कंटेंट चलवाना, उधर अफगानिस्तान से अपना कंटेंट चलवाना, मुल्क के कौमी सलामती के इदारे के खिलाफ एक बयानिया बनाना, और उसके बाद कहना कि जी ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल क्रैकडाउन होगा और बिला तफरीक होगा, ये इस पे बिल्कुल क्लैरिटी है। और मैं ये समझता हूँ, देखिए इस मुल्क के अंदर एक निजाम मौजूद है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसका नाजायज फायदा उठाया जाए और लोग इस पे कौमी सलामती को और नेशनल सिक्योरिटी और मुल्क के दिफा को बीच में ले आए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये एक वतीरा बन गया हुआ है, जिसका दिल करता है वो उठ के कोई ट्वीट कोई वीडियो ऐसी चढ़ा देता है। पर देखिए दूसरी तरफ मैं बतौर एक कस्टोडियन ऑफ जर्नलिस्ट, मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि जहां पे किसी का राइट इन्फ्रिंज हो तो मैं वहां पे अपना किरदार अदा करूं। हम जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन बना चुके, और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि आप मुझ पर तनकीद करें, मेरी पार्टी पर तनकीद करें, आप मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप पे तनकीद करें। सियासतदानों का ये काम है, वी आर थिक स्किन्ड, और हम इसको वेलकम करते हैं। आपने देखा होगा कभी वजारत इत्तलात के खिलाफ को बात करे, मैं उसे कॉल करके मैं कहता हूं भाई मुझे बताएं क्या मामला, हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जहां पे आप कौमी सलामती में दरार डालेंगे वहां पे मैं भी आपके सामने आके खड़ा हूंगा। ठीक है। देखिए, और मेरा इनरिस्पेक्टिव, हमारे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनसे मेरा नजरियाती भी इख्तिलाफ रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहता है, मगर मैं हमेशा उनको इंगेज करता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, उनको कहता हूं कि जी बताएं कैसे मामला हल हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं। बट कौमी सलामती पे मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एज मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस चीज के ऊपर। ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ पीठ से टिक मार्क लगाना शुरू कर देंगे। ये हुकूमत ने ही कोई उनको इन्फॉर्मेशन दी होगी जिसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं, या आपने कोई गपशप लगाई है? नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ फैसल वाडा साहब बड़े वैसे भी वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, और वो देख रहे हैं हालात को, और वो देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी राइज कर रहा है, और वो देख रहे हैं कि जो लोग रियासत मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं और फौज के सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनकी कब कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उनका ख्याल है कि वो फौज के सरबराह के खिलाफ ऑल फॉल बककर और एक बयानिया बनाकर झूठ बोल के इल्जामात लगा के वो दे विल गेट अवे विद इट, मेक नो मिस्टेक, बिल्कुल इस पे हुकूमत का मैं आपको कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर इज क्लियर, वी आर क्लियर, इंटीरियर मिनिस्टर इज क्लियर, हमारा इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये नहीं होगा, अब ये तो बहुत तमाशा हो गया, ये नहीं होगा। यानी ये तो नहीं होगा कि कोई नून लीग के करीबी है, कोई साफी या पीपल्स पार्टी का, तो उसको छोड़ दें, बाकी जो दूसरी तरफ से है उनको पकड़ लिया जाए। ये साफियों की बात नहीं है, ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो ये बात है ये उस हवाले से है। आपने देखा कि आदिल राजा ने एहसान का इंटरव्यू किया और पब्लिकली किया, एक्स स्पेस की उसने। शिराद अकबर साहब इंतशार फैला रहे। अब ये दोनों के खिलाफ आपने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए, और हमारी ये डिमांड है कि उनको हैंड ओवर किया जाए। वो यहाँ पे मतलूब है पाकिस्तान में। तो ये देखिए, शिराद अकबर तो साफी नहीं है, बट वो ये काम कर रहा है। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, इनके इंशाल्लाह घेरा तंग करेंगे और इनको नुकेल डालेंगे अल्लाह ताला के फजल से। आखिरी सवाल है हमारा आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि ये जो बड़ी बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में, मैं कुछ दिन रहा हूँ वहाँ पे, वो कहते हैं नई तरामीम भी आ रही हैं, ये भी क्या असराई हैं, या कोई खबर इस हवाले से देते जाएं कि हुकूमत अब चीज़ें ठीक करने के लिए पाकिस्तान के मुफाद में पार्लिमान जो है वो नई तरामीम ला रहा है, और नई तरामीम में कुछ नया मंजरनामा होगा? नहीं देखिए, अभी कोई इस पे फॉर्मल डिस्कशन नहीं शुरू हुई। अच्छा। और एक
डिबेट जरूर है जो वक्तन फक्तन हम सुनते हैं डिफरेंट फोरम्स पे, मगर ऑफिशियली इस पे कोई अभी डिबेट नहीं है, कोई मुसवदा नहीं है, कोई शिक्के नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है। जब होगा तो बिल्कुल आपको बताएंगे, मगर फिलहाल अभी इस पे कोई मशावरत या कोई बातचीत शुरू नहीं हुई फॉर्मली। ठीक हो गया अताउल्लाह तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए वक्त दिया। हम एक वक्फे पे जाएंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे फैसल चौधरी साहब, आप रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, खेलदास कोस्तानी साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, और नादिर गबोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे और इसी हवाले से बात करेंगे। ये बड़ा अहम मामला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं वज़रा की, फिर तर्जमान की, और उसके बाद में क्या नतीजा निकलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए क्या रास्ते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। पीटीआई को तसादम की राह पर लेके कौन चल रहा है, और फिर उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मौक़िफ़ आया पीटीआई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेजेस पर। वो मौक़िफ़ जो है वो मज़ीद ख़तरे की तरफ बढ़ रहा है। इसी सब पे बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब फैसल चौधरी साहब, खेलदास कोसानी साहब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप वज़ीर मुमलिकत हैं, नादिर गबोल साहब हमारे साथ होंगे, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जनाब फैसल चौधरी साहब, ये हो क्या रहा है, यानी ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी तवील हुई, उस पर बहुत सी बातें हुई और बड़ी खुल के, शायद मुझे लगता है कि इस तरह से बात नहीं की गई पहले, कि एक शख्स जो है वो मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा बन चुका है, एक शख्स जो बारहा कहा गया कि जहनी मरीज़, और फिर इसके नतीजे में इस तरफ से भी जवाब आया। ये अब मामला किस तरफ जा रहे हैं, इसका क्या हल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में क्या सोचा जा रहा है, आप जैसे दानिश्वर जो दोस्त हैं वो क्या सोच रखते हैं, किस तरह से मसला हल होगा? थैंक यू चौधरी साहब। असल में मसला ये है कि ये जिस तरह भी मामला है या जिस तरह से ये टैकल किया जा रहा है, ये दोनों फ्रीकैन को रेस्ट्रेंट की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क का नुकसान है, इससे इदारे का नुकसान डेफिनेटली है, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है, क्योंकि इदारा तो हमारा है ना जी, आपका भी है, मेरा भी है, देखने वालों का भी है। तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रीमियम इदारा अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ इस तरह से आएगा तो ज़ाहिर है फिर नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। दोनों जो मेरा ख्याल में तो जो कल जिसको अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, और हुकूमत को मौक़िफ़ देना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत सियासी जमातों पे मुश्तमिल होती है, तो सब उसको अगर कोई जवाब भी आ जाए तो फिर उससे तलखियाँ इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन चौधरी साहब क्या करें, यानी तर्जुमान पाक फौज को क्यों नहीं सामने आना होगा, जब एक चीफ को आप बारहा एक पार्टी निशाना बनाती रहे बार बार, फिर इल्ज़ाम इन्हीं का, फिर नाम लेके चीज़ें देखें ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेजेस हैं, इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया पेजेस हैं जिनके ऊपर क्या क्या नहीं लिखा जाता। ठीक है आपकी बात कि नहीं करनी चाहिए थी, मैं भी इसी राय का हामी हूँ, लेकिन फ़ौज के पास क्या रास्ता रहता है? क्या हुकूमत, आप कह रहे हैं हुकूमत बयानियाँ बनाने में नाकाम है, वही हुकूमत उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। देखें वो कह रहे हैं आप हमें हिट कर रहे हैं, आप अपनी सियासत करें, सूबे के मामला देखें। इस पॉइंट पे बात आई क्यों है? देखिए जैसा गुजारिश ये है कि मैंने ये कहा कि दोनों अतराफ से, मैं इसमें हर किस इस बात की लिबर्टी, या मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई के जो लोग हैं जो मर्जी कहते फिरे, उनको भी अपना सलीका तरीका देखना पड़ेगा। ये मुनासिब बात नहीं है, वो जो ट्वीट आई या बयान जो इस तरह से जेल में मुलाकात के बाद आए हैं वो नामुनासिब है, उनका तरीक़ेकार या उनका जो टोन और टेनर है वो दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक इस बात की आप सवाल पूछ रहे हैं कि वो खुद क्यों ना आए, इसलिए ना आए कि वो हुकूमत का एक इदारा है, ज़ैली रियासत का ज़ैली इदारा है। हुकूमत जो है वो क्यों ना आए उनको, उनके लिए, और उनका आना जो है वो ज़्यादा एक, मैं तो एक आम पाकिस्तानी इस वक्त किसी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नहीं बात कर रहा, मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। ठीक है कि मुझे ज़्यादा जो है, आज मैंने ट्वीट भी की है और जिस पे मैंने बड़ी दस बस्ता अर्ज की है सियासी और अस्करी क़यादत सबको, कि देखिए आप लोगों की आपसी लड़ाइयों में अवाम का नुकसान हो रहा है। ठीक है खेलदास कोस्तानी साहब, ये चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं इसमें वजन तो है कि आप लोग कर लेते हैं बस, ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वो, यानी चलें, ये तो आपके, मैं क्या कहूँ कि आपने तो नहीं उन्हें कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन्होंने खुद ही की होगी, अपनी मर्ज़ी से की है, सोच समझ के की है।
लेकिन अब ये इसका हल क्या है और मामला जो हैं जिस तरफ जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये कि एक सवाल वहाँ पे किया गया कि अगर तो रियासत ने तय कर लिया है तो क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी, तो हुकूमत के अंदर कुछ लोग मुखालिफ भी हैं और कुछ लोग हामी भी हैं, क्या चल रहा है ये ज़रा बताइएगा। फ़र्क, बहुत शुक्रिया, आपने अहम इशू पे बात करने का मौका फराहम किया। देखें, जो चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ये इदारा भी हमारा है और इसका लीडर भी, और इनके जो पार्लियामेंटर ने असेंबली में खड़े होकर भी ये कहते हैं कि ये फ़ौज भी हमारी है और इदारा भी हमारा है, मगर इस इदारे को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने क्या कसर छोड़ी है। जिस तरह की ये गुफ्तगू करते हैं और जिस तरह ये मुलाकात फैमिली के नाम पे इन्होंने मांगी और हुकूमत ने करवाई, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुई है, उसके बाद फैमिली क्या जेल में फैमिली के मामलात पे उन्होंने गुफ्तगू की, कोई अपने बेटे के तबीयत, कोई दूसरे फैमिली के हवाले से कोई बात की, बिल्कुल वहाँ पे ये बात उन्होंने नहीं की। बाहर आकर वही फरमाया जो अलीमा खान साहिबा फरमाती थी, इस बहन ने भी वही आके फरमाया, और खुद नहीं फरमाया, सिर्फ रात को जो एक्स पे पोस्ट भी आई। तो मैं समझता हूँ कि जब आप कहते हैं कि इदारा भी हमारा है, तो ये क्या आप इदारे के जो सिपह सालार है उसके लिए इस तरह की गुफ्तगू, और मैंने 2 दिन पहले इस जब ये मुलाकात हुई थी उसी दूसरे जब ये पोस्ट आई थी, मैंने 3 टॉक शो में ये बात की थी कि जहनी मरीज़ है, और वाकई ये जहनी मरीज़ ही इस तरह की सुना था या आपका अपना ख्याल था? नहीं, मैं एक मोहब्बतन पाकिस्तानी के हैसियत से समझता हूँ कि मेरे सिपह सालार जो कहते हैं इदारा सिपह सालार के हुक्म से चलता है, उसी के हुक्म पे जो है हमारा फौजी जो है दुश्मन की जान भी लेता है और अपनी जान भी देता है। तो ये एक इदारे का नाम नहीं है जो सिपह सालार, ये पूरा इदारा है, एक किसी की ज़ात का मामला नहीं है। तो जब आप इस तरह के इदारे पे अटैक करेंगे, और मेरे भाई को आज बड़ा पाकिस्तान की अवाम का दर्द जाग चुका है, इन्हीं का लीडर IMF को खत भी लिखवाता है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो पाकिस्तान की अवाम कहाँ खड़ी होगी, ये मुल्क कहाँ खड़ा होगा। इन्हीं के ये जो कुछ कैंपेन होती है उसके पीछे भारत के आपने कल शवायद भी देख लिए, किस तरह मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। तो ना आपका ये इदारा है, ना आपने उसकी जो तस्दीक में कोई कसर छोड़ी है। आपने GSQ पे हमला किया, 9 मई किया, आप दावेदार नहीं हो। नादिर गबोल साहब, आपने ये देख लिया है, ये तो अभी यानी जो तो शो में हो रहा है वो तो हो रहा है, जो बाहर है वो हीट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, ख़ास तौर पे ये जो प्रेशर आया उसके बाद तो चीज़ें बहुत ही मुझे लग रहा है जैसे मुश्किल है। फिर वो सेनेटर फैसल वाडा हैं, वो बयान पे बयान देते हैं कि जी पीर से टिक मार्क लगाना शुरू कर दिए हैं। तो आप सूरत हाल को किस तरफ जाते देख रहे हैं, इसका हल क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या सोच रही है? देखें, ये चीज़ें तो जाहिर सी बात है, अगर सियासत तक ही महदूद रहें तो बेहतर थी। माजी में हमेशा हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते थे, मगर ज़ाती इख्तलाफात नहीं होते थे। ज़ाती हम लोग आपस में एक दूसरे की शादी ब्याह, गमी खुशी साथ अक्सर अच्छी गुफ्तगू करते थे, सोशलाइज करते थे। मगर अभी अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान साहब है, उनकी सोच और उनकी सियासत की वजह से पाकिस्तान का माहौल और जो मॉरल फैब्रिक है सोसाइटी का, वो काफ़ी डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से हम आपस में भी मिलने से कतराते हैं कि कोई सोच ना ले कि भाई हम आपस में दोस्त बन गए हैं। अभी फॉर एग्जांपल NDU वाला जो पूरा सिचुएशन, NDU एक पाकिस्तान का प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूट है, मैं खुद वहाँ का अलमनाई हूँ, और एक बहुत खुशगवार माहौल में मैंने यही वर्कशॉप पिछले साल की थी। अगर इस दफ़ा PTA के कुछ हमारे दोस्त चले गए और इमरान खान साहब ने जेल से इस तरह का बयान दिया, ये बहुत अफसोसनाक है। इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली आज तक नहीं समझ रहे कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जितना नुकसान पहुंचाना था वो तो 2018 से 22 तक के अपने दौर इक़्तिदार में पहुंचा दिया, बट अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है। ठीक है खेलदास भाई, बात ये है कि ये भी तो ऐसे नहीं होगा कि एक दिन हुकूमत चाहे कि यार माइनस हो जाए PTI,
और एक दिन में ही पीटीआई ख़त्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा रियलिटी की तरफ बढ़ना है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, इनके जो बातें हैं मुझे भी वो पसंद नहीं हैं, वो इदारे के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इसका हल क्या है आपके पास? आप लोगों ने हल तो निकाले ना, तरमीम लेके आते हैं चीज़ें, जिस तरह से हुकूमत ने सब हर चीज़ का हल निकाला है, इसका हल क्या निकाला है आप लोगों ने? फ़र्क साहब देखें, हम सियासी लोग हैं और सियासी डायलाग पे यकीन रखते हैं। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 14 अगस्त को जब कौमी दिन था, उस मौके पे भी उन्होंने इनको दावत दी। 3 दफ़ा असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने कहा है, और बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब के पास वो चल के भी गए हैं। कल सेनेट में राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की। हमारी सीनियर लीडरशिप और हमारे स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब, जो कस्टोडियन है सबके हैं हाउस के, उन्होंने बार बार उनको कहा है। मगर ये जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि ये हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करते। अब वो बात करना नहीं चाहते हैं, तो ये जो बाकी आप जमात की बात ही नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। जो भी असेंबली में बैठे हुए हैं या बाहर टीवी पे आके बकबक करते हैं, इन लोगों की कोई ना, इनका कोई पार्टी है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई आईनी तौर पे भी ये पार्टी बची भी नहीं है, ना इलेक्शन के लिए एल है। ये एक टोला ज़रूर बचा है। उस टोले को जो लीड कर रहा है वो शख्स इतना पागल हो चुका है। अब मुझे पता है पागल से कौन बात करेगा, और ये जो ज़हनी मरीज जिस तरह गुफ्तगू कर रहा है, तो कहेंगे तो फिर फैसल साहब कंफ्यूज करेंगे ना आपको। आप डायलॉग जो है किसी को पागल कह के तो नहीं किया जा सकता। अगर आप कहेंगे जी सामने वाला पागल है, तो डायलॉग कैसे होगा? डायलॉग उससे किया जाता है जिसके पास इख्तियार होता है। जो इनके पास अच्छे लोग हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब एक माकूल आदमी है, मैं समझता हूँ, मैंने देखा है उसको करीब से पार्लियामेंट में। वो बातचीत करना चाहते हैं मगर उसके पास इख्तियार नहीं है। आप देखें, ये शाह मोहम्मद कुरैशी ने फवाद चौधरी के थ्रू एक डेलीगेशन आपने देखा कि मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा था। वो क्यों मिल रहे थे? चौधरी साहब, ये आपकी लड़ाई तो नून लीग के साथ थी, पीपल्स पार्टी के साथ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई। ये लड़ाई को इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई किसने बना दिया? और अभी तक भी, यानी अगर आपको, मुझे तो कम से कम ये सामने जो मैं देख रहा हूँ, इसमें तो ऐसे नज़र नहीं आता कि अगर ये निशाना पार्टी से बारहा इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बराह रास्त बनाया जाएगा, तो फिर सियासत के लिए कितने इम्कानात बाकी रहेंगे तहरीक इंसाफ के? ये फर्क, ये बात नहीं है। ये कोई, जब फौज को या एक पार्टी को बस में तो सामने आना ही नहीं चाहिए ना। देखिए, गुजारिश ये है कि इन लोगों का जो है, इनका तो गुजारा नहीं है ना जी। इनकी तो अपनी कारकर्दगी है कोई नहीं, ना ये माशी तौर पे, ना सियासी तौर पे, ना कानूनी तौर पे, ना लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे। एक तो फ्लॉप गवर्नमेंट है। हमने कहाँ जाना है? तो हमारे लिए तो पाकिस्तान अहम है। चलिए, ये इसी पॉइंट पे मैं आपसे बात भी करूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ना, एक मुझे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से फ़ौरन वापस आ रहा हूँ। आप तीनों मेरे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। दिलदार साहब, ये बताएं, मेरे आपके लिए एक और सवाल है। यही वाली जो आपने बात की ना, आप इन सारी कहीं पे हुकूमत में कहीं ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए? फ़र्क साहब, पहले मैं आपको, चौधरी साहब ने जो सियासत की बात की, देखें, पहली बात यह कि हमारे साथ ये सियासी मुकाबला करें सियासी मैदान पे, हम बिल्कुल इनके लिए तैयार हैं। आपने ये बाई इलेक्शन भी देख लिए, 2 जहाँ पे इनको नज़र आ रहा था कि हम जीतेंगे, वहाँ पे इन्होंने जो है वो अपने उम्मीदवार खड़ा किए और उनकी हमने शिकस्त दी। KPK में जिनके पास इनके वसाइल, इनके पास सारे सिस्टम इनका ही था, सारा सूबाई अमला भी इनका था, वहाँ पे इनको बुरी तरह हमने शिकस्त दी है। ठीक है, 129 में इन्होंने समझा लाहौर में हमें मिलेगा, वहाँ पे भी इन्होंने शिकस्त खाई। और ये देखें, जब सियासी निज़ाम से बाहर निकलते हैं, इलेक्शन से बायकॉट करना, पार्लियामेंट से बायकॉट करना, ये सियासी फैसले नहीं है। तो ये इंतखाब इनका सियासत से भागने का, सियासी रास्ता छोड़ के जो इंतशार का रास्ता, ये खुद ये चॉइस करते हैं। हम तो कहते हैं हमारे सियासी मुखालिफ रहे, बाकी ये समझते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट या फौज से जंग कर रहे हैं, वो जंग जीतेंगे।
तो मैं समझता हूँ फौज, पाकिस्तानी फौज से जो हमारा दुश्मन है 8 गुना हमसे ताकतवर होने की दावा करता था, मोदी बड़े बड़े दावे करते, उस फौज ने उसको शिकस्त दी है। और दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान फौज की सलाहियतों का, ये तो एक सियासी करेक्टर है, सियासी मैदान में होना चाहिए इनको, ना कि इस तरफ जाना चाहिए। हमारी ये बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि ये इस तरह की गुफ्तगू करे, ये कोई भी नॉर्मल शख्स नहीं कर सकता। और उन्होंने खुद अपनी जमात, जो अब टोला बन चुका है, टोले से टोलियां बन गई है फसादी, तो वो खुद उन्होंने ये रास्ता इंतखाब किया। हमारी इसमें कोई चॉइस नहीं है कि ये इस तरह की सियासत करें। हम कहते हैं कि हमारा सियासी मैदान में मुकाबला करें, हम जीतेंगे, हम हारेंगे सियासत में। बाकी भुट्टो फैमिली हो, नवाज शरीफ साहब के साथ हो, बेनज़ीर साहबा के साथ हुआ, उन्होंने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। तमाम कुर्बानी नवाज शरीफ साहब ने दिए, 3 दफ़ा उसको इक़्तिदार में निकाला गया। 21 अक्टूबर को वो आए कि उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान मेरे लिए मुकद्दम है। हमारी सियासत पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है। तो ये सियासी इंतकाम हो या इनसे तो कोई सियासी इंतकाम नहीं हुआ। ये जो कुछ भुगत रहा है उनके किए हुए कर्म का नतीजा है, जो जुर्म जिस केसों में ये जेल में है। अब ये कहता है कि मुझे जेल से किसी एग्जीक्यूटिव आर्डर से निकाल के मुझे इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया जाए, तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती, या ना वक्त की हुक्मरान कर सकते हैं, ना ये हुकूमत कर सकती है। ये अदालतों से मामले होने। तो ये जो लोगों ने नायलियाँ जो इनके जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करके मुल्क के साथ खड़े हैं, मुल्क को आज फिर तामीर और तरक्की के रास्ते पे लेके गए हमारी लीडरशिप। आज हमारे ये कहते हैं कि इनकी कारकर्दगी नहीं। भाई आपने तो पाकिस्तान को तबाह हाल कर दिया था, उसको बहाल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, तमाम सियासी बाकी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, हम सब मिलकर इस मुल्क की तामीर तरक्की के लिए कह रहे हैं। पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी है, मरियम नवाज साहबा की, तभी हमारा आज हमने इलेक्शन जीता है। तो आप हमारा इनको साथ लेके चलेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ना, वरना स्टेबिलिटी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को भी साथ ले लें। भाई अभी जो आपने बात की ना तहरीक इंसाफ पे पाबंदी, तहरीक इंसाफ का वजूद अभी खत्म हो चुका है। ये टोलियां हैं, फसादी टोलियां, एक शख्स के जरूर मौजूद है जो उस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। तो मैं वो कह रहा हूं जो जिसका ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है, मैं समझता हूं कि उस शख्स से कैसे बात की जा सकती है जो एंटी स्टेट मुकाबला करें। ऐसे इल्जाम से कुछ नहीं होना। आए करें ना, आपने किया ना, हरिपुर में किया शिकस्त खाई, आपने लाहौर 129 पे किया शिकस्त खाई। सब क्या बना था हरिपुर में? खेलदास भाई मैं जरा पूछ लूं से हरिपुर का क्या बना था? हम तो चाहते हैं आप हमें सियासी मैदान में भले हराएं। एक मिनट खेलदास भाई, जरा चौधरी साहब से मैं पूछ रहा हूं। ये ना बात करें ना, उमर अयूब की जाती हैसियत कोई नहीं है, उसको पार्टी की टिकट, पार्टी का टिकट था, पार्टी की पीछे बैग थी ना, जो सारे 445 हमारे साहब। अच्छा चले खेलदास भाई, आप ले आए आपके फार्म 40, ये देखें ना, आप जहाँ पे हारते हैं वो फार्म 47 है, जहाँ जीते हैं वहाँ फार्म 45 है। चौधरी साहब आप पढ़े लिखे एक अच्छे वकील हैं, एक अच्छे सियासी खानदान से आपका ताल्लुक है, अब लॉजिक पे बात करें। आप इस तरह की गुफ्तगू वही लोग करते हैं जो जिनके पास दलील नहीं होती। आप दलील चौधरी साहब को भेज देते हैं, पढ़े हुए आप आ जाए। मैं इस्लामाबाद में बाबर नवाज को बुलाता हूँ, आप अपने कैंडिडेट को लेके आए, वहां पे बैठ के चले ले आते हैं। गिरफ्तार तो नहीं होंगे इस्लामाबाद में? इनके कैंडिडेट को बुला लें। ले आएंगे नहीं, इनकी कैंडिडेट हमारी बहन है, मेरी खवातीन के लिए एहतराम है। जो दूसरी खवातीन को लेके वर्क कर रहा था, इलेक्शन मुहिम चला रहा था, अपनी कैंडिडेट को नहीं ला रहा था, वो भले उमर अयूब ना आए, इनका कोई चीफ एजेंट आ जाए, हम उनके साथ भी बैठेंगे। तो आप बाबर नवाज साहब को पाबंद कर लें। सुने खेलदास भाई, आप बाबर नवाज साहब को पाबंद कर लें, आप फॉर्म लें सारे। मैं इधर से फैसल साहब को कहता हूं कि वो वहां से किसी को बुला लें, तो सामने रख दें। मैं कहता हूं बाबर नवाज हर फोरम पे आने के लिए तैयार है, हर फोरम पे मौजूद है। पहले भी ये फॉर्म 47 का हमें ड्रामा कहते थे, हमारे गले में डालते। ये उमर अयूब साहब खुद एस्टे पे थे। तो सब आप भी फैसला इस्लामाबाद है, अपोजिशन लीडर बैठ के। अभी भी हम हाजिर हैं जहां पे ये मुनाजरा करना चाहे, जहां पे बाबर। अच्छा चले चौधरी साहब की बात सुन लें, ठीक है आप हाजिर हो गए, ठीक हो गया, उनसे भी मैं जरा ले लूं। भाई हम अभी भी 47 कहते हैं आपको
भाई वो कह रहे हैं ना, आप भले कहते रहे, आप तो हमें कहते थे ना, आप कहते थे ये वजीर आजम 35 किलोमीटर का है। इस वजीर आजम ने पाकिस्तान की इज्जत वकार बहाल किया है, आज जिसकी ट्रंप तारीफ कर रहा है। इसी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की मईशत बहाल की है। आप शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करते रहे, आप कहते थे शहबाज शरीफ साहब सियासतदान नहीं है। उसने साबित किया पूरे, जिस तरह पाकिस्तान में तमाम जमातों को लेकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पे खड़ा कर दिया है। तो मैं समझता हूँ क्या कह रहे हैं आप? भाई ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। चले ठीक है, वो कह रहे हैं वोट भी ट्रंप से ले लेना जाके। लेकिन एक तो अच्छी बात है ना, वजीर आजम पाकिस्तान की फील्ड मार्शल साहब की तारीफ हो रही है। मेरी बात सुने जी, कामयाबी ये बर्दाश्त नहीं, मेरे भाइयों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। एक मिनट, अच्छा खेलदास भाई बात तो सुनो ना। बात यह है कि आपकी कामयाबी जब मैं मानूं अगर मुल्क में बेरोजगारी कम हो, किसान को खुशहाल हो, मजदूर खुशहाल हो, इंडस्ट्री चल रही हो, आपकी अपनी रिपोर्टें जो है सारी वो खिलाफ है आपके, ठीक है ना सही, वो सारी खिलाफ है आपके। वो आप थर्ड पार्टी रिपोर्ट है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की हो, IMF की हो, 5300 अरब रुपए तो आपकी हुकूमत खा गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जिनसे आप पैसे लेते हैं वो कहते हैं जी वो इतने से पैसे खा। भाई एस्टैब्लिशमेंट तो खुश है इनसे, फिर भी चौधरी साहब एस्टैब्लिशमेंट तो खुश है। एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट कहती है ऐसे की कर बैठे हैं। अच्छा, मगरों नहीं लेंदे और अब बेचारे कहाँ पे जाएं? फरक साहब, अच्छा मैं तीसरी पार्टी देखें, आप दोनों मैं तीसरी पार्टी से मौक़िफ़ ले लेता हूं। नादिर गबोल साहब, मुल्क में सब ठीक जा रहा है, और तीसरी नादिर भाई कहाँ से तीसरी पार्टी हो गए? हाँ जी, खेलदास कोसानी नादिर भाई एक ही पार्टी है यार, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, ये मुस्लिम लीग नून से हैं, दोनों मुख्तलिफ पार्टी नून लीग ये सारे एक कुछ हैं। कमाल है चौधरी साहब, तुसी होने नवे कुरानदाजी काट ली है कितने का कम है भाई। वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है। आप बता दें तीसरी पार्टी, चौधरी साहब आप बता दें तीसरी पार्टी भाई, ये और ये इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में एक दूसरे के मुखालिफ लड़े हैं, डेरा गाजी खान से एक दूसरे के मुखालिफ लड़े हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग। जी देखिए, हमारा मैनिफेस्टो भी अलग है, हमारे जो वोटर्स हैं। अच्छा नादिर भाई से ये पूछ लें कि खोसा साहब के जो हल्का है 184, उसमें इनकी जो पूरी पार्टी कहती है धांधली की है मरियम नवाज शरीफ साहब बने। ठीक है, बोल साहब इस पे आए जी। ये कह रहे हैं जी, खोसा साहब ने इल्जामात लगाए, आपकी पार्टी के रहनुमा है दोस्त मोहम्मद खोसा, और बातें की हैं कि भाई धांधली हुई है, धांधली के जरिए उनकी सीट ली गई है। आप इस पे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस पार्टी की हुकूमत होती है किसी सूबे में तो उनको एक अनड्यू ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज जरूर मिलता है। धांधली के ऊपर जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रोविंशियल लीडरशिप है वो बेहतर आपको जवाब दे सकेंगे। मैंने क्योंकि उस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी को फॉलो नहीं किया, बट ये माजी में हमने जरूर देखा है कि जिस पार्टी की हुकूमत होती है किसी सूबे में तो उनको। तो मुल्क में हालात कैसे हैं गबोल भाई? मुल्क में हालात कैसे हैं? बेरोजगारी कम हो रही है? ये जो दावे कर रहे हैं खेलदास भाई, ये ठीक है या गलत है? 2019 के मुकाबले में मुल्क के हालात 100 गुना बेहतर हैं। 2019 में हम रात को सोते थे, सुबह उठते थे तो डॉलर कोई 25-30% ऊपर चला जाता था, हमारा रुपया मजीद कमजोर होता जाता था, हमारा एक और दुश्मन मुल्क हमारा बन जाता था, जो हमारा माजी का दोस्त होता। तो वो कह रहे हैं ना ऊपर नहीं जा रहा भाई, वो गबोल साहब यही तो कह रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहा यार। स्टेबल है ना, तकरीबन कितने 4 साल हो गए हैं। इसके बाद तो फांसियां रह गई, अवाम को वो दे लें भाईजान। हमारे दौर में 120-25 रुपए था, वो हमारे दौर में जो है वो 150 रुपए था पेट्रोल, आपके जमाने में 300 रुपया है। कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको रिपोर्टें फिर खोल दूंगा, आप देखें ना फर्क कितने अपना शरीफ आदमी है, उन्हीं से पूछते हैं जिन्होंने काम खराब किया हुआ। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे बताएं। पढ़ लो। नहीं, मैं किस पार्टी को बुलाया करूं? आप चौधरी साहब मुझे बता दें। देखें गबोल साहब जो हैं वो कह रहे हैं 2019 के मुकाबले में आज हालात बहुत बेहतर हैं, यानी वो आपकी जो हुकूमत। अच्छा, मैं आपको 2022 के 3 फिगर दे दूं उस पे, और आज के फिगर्स को टैली करने और आपको पता लग जाएगा। जी दें जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, GDP और फॉरेन आपकी जो ग्रोथ रेट, ये तीनों निकालें। आपके पास मोबाइल भी होगा, आपकी टीम के पास भी। ये तीनों 2022 की निकालें, आखिरी साल इमरान खान की, और आज का निकालें, और आपको
पता लग जाएगा कि कौन कहाँ पे खड़ा नहीं, ये तो इन दोनों को भी पता है, जो पार्टिसिपेंट है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, इनको भी पता है। इसमें इसे ले लेते हैं ना। गबोल साहब, ये जो 3 पॉइंट बताए हैं, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, स्पेसिफिक फिगर्स तो मुझे 2022 के याद नहीं है, बट इस चीज़ से किसी को इख्तलाफ नहीं है इस वक्त कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत मजबूत स्टेज पे खड़ा हुआ है। तमाम इंटरनेशनल फोरम्स हो जाएं, चाहे पॉलिटिकल, चाहे ट्रेड, चाहे जितने भी मिडल ईस्ट को आप ले लें, यूरोप को ले लें, सब हमें एंगेज कर रहे हैं, सब हमारे साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं मज़ीद मजबूत हो गए हैं। इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में हमारी ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है। सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर दिया है। दीगर ममालिक भी हमारे साथ साइन करना चाह रहे हैं। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये इस चीज़ का आप एग्जांपल ले लेना कि ट्रंप ने इंडिया, जो मोदी जो जितनी उसने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को एलिनेट करे, उल्टा ट्रंप ने मोदी के ऊपर ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए हैं, पाकिस्तान के ऊपर कम टैरिफ्स लगाए हैं। तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को एक एडवांटेज मिला है, हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को और दीगर एक्सपोर्ट्स को। पाकिस्तान के अंदर IT सेक्टर ग्रो हो रहा है। पाकिस्तान आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है, यानी आज के हालात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है, खुश है कि हालात अच्छे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं? देखिए, हालात अच्छे होना और बेहतर होना में बहुत मैं फ़र्क समझता हूँ। बेहतर हो रही है, अच्छे अभी भी नहीं, अभी भी आवाम के ऊपर जाहिर सी बात है महंगाई का एक बोझ है। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई है, बट अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि हम मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह अगर हमारा प्रोग्रेस रहा और जितने भी हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं आपस की जो रंजिशें हैं उनको दूर करके, देखिए हमारे भी इशूज़ हुए हैं इसी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब हुकूमत के साथ जो मसाइल थे वो कैसे हल हुए, गबोल साहब से पूछते हैं यही बात। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत का हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ पे पंजाब में रहनुमा बयान खिलाफ देना शुरू कर देते हैं कि जी ये हुकूमत ठीक नहीं है, पंजाब हुकूमत ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारे फ्रिक्शन पॉइंट्स आए थे। एक कनाल का इशू था, उसके बाद जो मरियम साहिबा ने कुछ चीज़ें बोली थी हमारे खिलाफ, स्पेसिफिकली उसमें तो तर्जुमानों को टारगेट किया था। मैं भी एक तर्जुमान हूँ सिंध गवर्नमेंट का। तो इश्यूज आए हैं बीच में, बट हमने उन इश्यूज को फिर थ्रू डायलॉग हमने हल कर दिए और फिर उनको वी पुट इट असाइड फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। PTI में क्या मसला है कि वो जातियात को और जातियाना को लेके फिर कहते हैं भाई हम नहीं तो फिर खुदा ना खास्ता मुल्क की बर्बाद कर दो। एक बात आपसे मैं पूछ लूं, चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने ना मुझे पिछले माह गालिबन मेरे शो में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये नाराज़गी शराजगी जो है इसके नतीजे में मेरे ख्याल में 2 माह हो चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी इनको मिलेगी, फिर आगे गिलगित वाली भी बात इन्होंने की थी। तो ये तो बिल्कुल सच साबित हो गया। इन्होंने बात, ये तो मुझे लगते हैं कोई बाबा जी हैं जिनके पास ये कोई गैब का इल्म है। इन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश हो जाएगी, सिर्फ उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चाहिए थी। ये चौधरी साहब के अल्फाज थे। तो ये कैसे इनको पता चल जाता है कि आपको वहाँ पे हुकूमत मिलने वाली है? अभी वज़ीर आज़म मौजूद था, अभी ये बातें शुरू नहीं हुई थी, तब की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की भी बातें थी कि बलूचिस्तान में 2.5 साल हमारी हुकूमत होगी, फिर 2.5 साल नून लीग की हुकूमत होगी। और वफाक के लिए स्पेशली बोला जाता था कि 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, फिर उसके बाद 2.5 साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। हम तो वजारतें लेने को तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टरशिप तो दूर की बात है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब ये इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें की थी कि आप PTI या दीगर पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके बिलावल साहब को कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए। बिलावल साहब ने क्लियरली बोला कि भाई मैं तभी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा जब मेरे पास सिंपल मेजॉरिटी होगी। अच्छा, उनके पास ऑप्शन आई थी बिलावल साहब के पास कि आप कोलिशन में वज़ीर आज़म बन जाए। बिल्कुल इस तरह की बातें चली थी। जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स में आप हर ऑप्शन को कंसिडर करते हैं एंड पॉलिटिक्स को कहते ही हैं गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। जब जाहिर सी बात है अगर फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, गबोल साहब फैसल साहब को सुनते हैं। आज बड़ा मजा आ रहा है, चौधरी साहब बड़े मूड में हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, मुझे तो मजा आता है इनकी बातें सुन के। ये देख लें 28वीं तरमीम आ रही है और पीपल्स पार्टी उसको पेश करेगी। NFC का जो भी मामला है वो भी ये एग्री करेंगे, छोटे सूबों पे भी एग्री होंगे और ये सारी बातें मानेंगे। अच्छा, एक मिनट जी फैसल चौधरी साहब, आपको एक मिनट सिर्फ फैसल भाई, ये 6 दिसंबर बरोज हफ्ता जवाब दो में फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं 28वीं तरमीम भी आएगी, NFC पे भी जो ये बातें आप नहीं मान रहे वो भी मानेंगे।
6 दिसंबर 2025 को मैं ये चीज़ वाज़े कर रहा हूँ कि 28वीं तरमीम भी आएगी, 29वीं भी आएगी, 30वीं भी आएगी, 100 तरमीमें भी आएंगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा। जहाँ-जहाँ ज़रूरत होगी तो ज़ाहिर-सी बात है आइन में तरमीम आ सकती है। पार्लियामान का ये सवाबदीद है, पार्लियामान का ये प्रोग्रेटिव है, पार्लियामान का ये काम है कि आइन को बनाना और फिर आइन इसमें अमेंडमेंट आ सकती है ज़रूरियात के मुताबिक। मगर ये चीज़ आप याद रखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मरते दम तक जो 18वीं आइनी तरमीम में जो हमने पार्लियामान को मजबूत किया, पार्लियामान के इख्तियारात को बढ़ाया, जो हमने डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स किए, जो हमने सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ हमने मजबूत किया। फॉर एग्जांपल हेल्थ के ऊपर कल बिलावल भुट्टो ज़ई साहब में उस तकरीब में मौजूद था। उन्होंने NICVD का एक और कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और बताया कि ये इस वजह से पॉसिबल हुआ है कि 18वीं तरमीम ने हमने जो हेल्थ का और एजुकेशन और दीगर कुछ हैं सब्जेक्ट उनको हमने प्रोविंस को फिर इनकी पूरी प्रेडिक्शन सुन लें ज़रा। चोई साहब कुछ और भी पॉइंट बताने वाले थे, दरमियान में रह गए, वो भी सुन लें, फिर मैं आपसे उसकी ले लूँगा जल्दी। चोई साहब बताएं ज़रा, NFC पे आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा सर NFC छोटे सूबे 28वीं तरमीम सारी जो है वो जुमर डालते हुए ये भी करेंगे, 18वीं तरमीम भी रिवर्स होगी और जैसे मालिक चाहेंगे वैसे होगी। और जरदारी साहब जो हैं इनको कान से पकड़ के सारी पीपल्स पार्टी को कहेंगे कि लाइन हाजिर हो जाओ, खबरदार कोई बात की तो ये 28वीं तरमीम जो है ये आने वाली है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में कि जो एक नया प्रोग्राम बना है वो कामयाब होता है या नहीं होता। नून और पीपल्स पार्टी दोनों, नून की तो खैर पहले भी कोई इसमें मामला नहीं है, और पीपल्स पार्टी ये जो आकड़ खानी दिखाती थी ना जी, ये ख़त्म हो जाएगी। और जो बाकी इलेक्शन है ज़िमनी वो भी जल्दी हो रहे हैं। अभी इनकी सिंपल मेजॉरिटी तो हो गई है, थोड़ी सी इनको और भी दे देंगे। यानी नून के लिए अच्छी खबर ये है कि उनको मजीद सीटें मिलने वाली हैं। हाँ, वो मतलब वो कौन सा जीत के आनी है, जिन्होंने देनी है वो दे देंगे इनको। ठीक है। और ये अब आप पता नहीं चोई साहब आपने तो प्रेडिक्शन कर दी, लास्ट टाइम भी आप कर रहे थे, हमें यकीन नहीं आ रहा था। अब ये 18वीं तरमीम रिवर्स होगी, वो कह रहे हैं हमारे लिए आग की लकीर है बिलावल भुट्टो साहब, आप कह रहे हैं जरदारी साहब इनको खींच के लाएंगे, तो फिर तो ये जरदारी साहब के सामने बिलावल साहब सबसे पहले खड़े होंगे। ये 18वीं तरमीम के ऊपर तो सर सब लकीरें बराबर हो चुकी हैं, प्लेन मैदान है, नई लकीरें होंगी, नए महल से अमीर होंगे, नए नक्शे होंगे। ये पुरानी बातें छोड़ दें, बस इनकी एक ही ख्वाहिश है और एक ही कोशिश है कि उस मैदान के कोने में किसी जगह इनका खैमा भी लग जाए, बस इससे ज्यादा कोई ख्वाहिश नहीं। ठीक है। गबोल भाई ये क्या बात कर रहे हैं, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रही चोई साहब की। 18वीं तरमीम रिवर्स होगी, सारी लकीरें एक हो गई हैं, सारी बातें, इस पर क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे? आज का दिन बड़ा अहम मैंने नोट कर लिया, पिछली दफ़ा 18 अक्टूबर को इन्होंने बात की थी, आज 6 दिसंबर को बात कर रहे हैं। देखिए मुझे भी इनकी बात समझ में नहीं आ रही, बस क्या मैं तबसरा कर सकता हूँ, मेरे बड़े भाई और माशाल्लाह जी जाहिर सी बात है जो जिस तरह की बात कर रहे हैं मेरे भाई। कबूल साहब, बड़े कबूल साहब तो समझ आते हैं, आप पता नहीं क्यों नहीं समझते। देखिए बड़े कबूल साहब बड़े कबूल अलग स्टाइल है उनका एक अलग स्टाइल है उनका। बट मैं अनफॉर्चुनेटली बाउंड हूँ बाय द पार्टीज पॉलिसी, और मैं क्योंकि हुकूमत सिंध का तर्जुमान हूँ, तो जो हमारी पॉलिसी है मैं वही आपको बयान कर सकता हूँ। हालांकि तज्जिया में है, मेरे पास तज्जिया है बहुत, पर तज्जिया करना मुझे अलाउड नहीं है। एक ऑफिशियल कैपेसिटी, एक ऑफिशियल मेरा डेजिग्नेशन है, तो ऑफिशियल डेजिग्नेशन में मैं आपको पार्टी का पॉलिसी बयानियां दे सकता हूँ, और वो यही है कि NFC को रिवर्स हम नहीं होने देंगे। 18वीं आईनी तरमीम में हमने जो पार्लियामान को मजबूत किया था, ये सारी चीज़ें जिस पे पीपल्स पार्टी फ़ख्र करती है, जिस पे प्रेसिडेंट जरदारी साहब फ़ख्र करते हैं, जाहिर सी बात है अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं की हो। कह रहे हैं जितना फ़ख्र करना था कर लिया आप लोगों ने, बस नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मरते दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जो वर्कर है, वो जिस तरह हमने कैनाल्स को रजिस्ट किया, हमने उसी तरह से मैं बोल भाई आपकी इजाजत से, चोई साहब चूंकि बड़ा आपको छेड़ रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ।
चौधरी साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ ये नहरा भी बन जाएंगे भैन 18 नहरें भी बनेंगी। ओ ये तो खबरें हैं कि भाई नहरें भी, जिस पे पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था, कई दिन एहतजाज हुआ था, और फिर 18वीं तरमीम आपने कहा। भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ चौधरी साहब, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पीपल्स पार्टी असम्बलियों से बाहर निकल आएगी। 18वीं तरमीम उनके लिए रेड लाइन है। फिर किसी जाग जाओगे। गबोल भाई आप तर्जमान सिंध हुकूमत के तौर पे बता दें कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता दें ज़रा। ये मैंने जनवरी का तकरीबन लगभग 26 तारीख था इसी साल का, जब कनाल का इशू का सवाल मेरे से पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो मैंने उसी वक्त बता दिया था कि ये हमारी रेड लाइन है और पूरा सिंध निकल के खड़ा होगा। और उस वक्त ये हेडलाइंस बन गए थे तमाम पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल्स पे, और उस वक्त बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि सिर्फ बातें हैं। बट बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसों का सिलसिला एक स्टार्ट किया और 3-4 जलसे ऑलरेडी उन्होंने कर लिए थे बड़े बड़े, और फिर कहा था कि जलसों के बाद हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और हम आखिरी दम तक रेजिस्ट करेंगे कनाल के इशू के ऊपर। हम इंडस रिवर के ऊपर जो सिंध का जायज हक बनता है उस पर डाका डालने नहीं देंगे वफाक को। और उसके बाद अभी भी मौके उसी पे कायम है आप गबोल भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं उसी पे कायम है ना? 100% हम असेंबलियां क्या, हम हर चीज छोड़ देंगे, हमें किसी चीज की परवाह नहीं है, हमें अपने राइट्स की परवाह है, अपने जो हमारे जो हकूक है उसकी परवाह है कि हम भी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आप देखेंगे फैसल चौधरी साहब, हम भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो असेंबलियां क्या चीज़ हैं, ये हमारे हकूक की बात है, हम सब कुछ छोड़ देंगे, हमें अपने हक के लिए लड़ेंगे हम। कुछ भी नहीं होना। चलो तुसी तो कह दिता ना, हुण तो पक्के ने 6 दिसंबर है अगले साल में इंशाल्लाह 2026 में मैं रिकॉर्डिंग लाऊंगा गबोल साहब को या पीपल्स पार्टी से किसी को दोबारा दावत दूंगा, आपकी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा कि आपकी चीज़ें गलत साबित हुई हैं, एक आपकी ठीक साबित हुई है आज़ाद कश्मीर वाली, आगे देखते हैं। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़िर गबोल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तर्जमान सिंध हुकूमत हैं और फैसल चौधरी साहब, जनाब खेलदास कोस्तानी साहब, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, इस टेम्परेचर को कम करना है, यही ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।